हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जिन प्याजे के बारे में। जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है सी टेट को लेके, यूपी टेट को लेके, केवीएस को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन प्याजे कौन थे? जिन प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनका काम साइकोलॉजी में, बायोलॉजी में, फिलॉसफी में मुख्य रूप से रहा है। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं जिनमें कि स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम फेमस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्कीमा क्या है। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा होता है कि किसी चीज़ को क्यों बनाया गया, कैसे बनी, क्या होती है कोई चीज़, वो सब की अंडरस्टैंडिंग स्कीमा कहलाती है। इट इज़ द मेंटल मॉडल ऑफ एनीथिंग, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने एक किताब खोली इंग्लिश की, उसमें उसने फ़ोटो देखा डॉग का। उसने देखा इसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 टेल है। उसने अपनी मैम से या अपनी मम्मी से ये पूछा कि ये कौन है? तो उसकी मम्मी ने या मैम ने बताया कि ये क्या है? डॉगी है। इसके 4 पैर हैं, इसके कान हैं, टेल है। उसने इसको आइडेंटिफ़ाई कर लिया। इसके बाद वो नेक्स्ट डे जब पार्क में जाता है तो उसको वहाँ पे एक डॉग दिखाई देता है, वही जैसा फ़ोटो में था, उसके जैसा ही। कलर थोड़ा डिफरेंट था। तो उसने पूछा मम्मी से, मम्मी ये डॉग है ना? तो मम्मी ने बोला हाँ, ये डॉग है। तो वो और खुश हुआ कि मुझे पता चल गया। फिर वो क्या देखता है कि डॉग उसके पास आता है, तो उसको छू के देखता है, तो उसको पता चलता है इसके फर हैं, उसके रोएदार बाल हैं। तो उसको महसूस करता है। लेकिन किताब में उसको ये नॉलेज नहीं मिली थी कि उसके रोएदार बाल होंगे। इसके बाद वो जो कुत्ता होता है उसको प्यार से लिक करता है, चेहरे पे चाट करता है उसके। तो उसे किताब से नहीं मिलता ये। तो इसके लिए डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है? क्योंकि वो चीज़ उसको किताब से स्कीमा बिल्डअप करते हुए नहीं मिला कि चाटता है या फिर इसके रोएदार बाल हैं। फिर इसके बाद डॉग उस बार्क करता है, भौंक के दिखाता है। तो उसको ये भी चीज़ किताब में नहीं मिलती। वो फिर भी पूछता है मम्मी ये डॉग है? उसकी मम्मी कहती है हाँ ये डॉग है। तो उसके यहाँ पे जो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आई थी बार्किंग को लेके, फर, उसके बाल, फर हैं, फर की शेप, फर हैं, उसके बाल हैं, ठीक है, और ये लिक करता है। तो उसने इसको, इस इंफॉर्मेशन को उसी स्कीमा में डाला, डॉग वाले स्कीमा में। उसने समझ लिया कि अब जो डॉग है वो बार्क भी करता है, लिक भी करता है, और उसके फ्रोएदार बाल हैं। ठीक है, इसकी टेल भी है, इसके 4 पैर भी हैं। ठीक है। तो ये समझ गया वो कि ये इसके जैसा जो होगा वो डॉग होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उसको एक जानवर और दिखता है, उसके भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 पूँछ है, रोएदार बाल हैं। लेकिन वो जो जानवर है वो बार्क नहीं करता, वो म्याऊँ म्याऊँ करती है। ठीक है, म्याऊँ म्याऊँ करती है वो। तो वो पूछता है मम्मी ये क्या है, डॉग है? मम्मी कहती नहीं ये कैट है। तो उसको ये समझ में आया कि इसमें कुछ डिफरेंस है, पहले वाले डॉग में और इसमें कुछ डिफरेंस है। वो तो समझता है। क्या समझता है? कि एक तो इसके रोएदार बाल हैं, उसके भी रोएदार बाल हैं, लेकिन ये डॉग जो है वो बार्क करता था, लेकिन ये म्यू करती है, म्याऊं करती है। ठीक है। लेकिन ये भी करती है, लेकिन ये जो है बिल्ली है। लेकिन ये क्या है? बिल्ली है ये। ठीक है। वो पेड़ पे भी चढ़ती है, वो बिल्ली है। तो वो समझ जाता है कि ये क्या है? कैट है। तो अब वो इसको पहले डॉग के स्कीमा में डाल रहा था तो फिट नहीं हो रहा था। तो अब उसने नई मेमोरी बना दी, नया स्कीमा क्रिएट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम कहेंगे अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने नया स्कीमा डेवलप कर दिया। क्योंकि ये जो नई इन्फॉर्मेशंस हैं ये डॉग वाली इन्फॉर्मेशन में फिट नहीं बैठ रही। तो इस प्रोसेस को कहेंगे अकोमोडेशन।
Accommodation is a process of create a new schema। और एसिमिलेशन क्या था? एसिमिलेशन था कि जब चाइल्ड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और उसको एग्जिस्टिंग या प्रेजेंट स्कीमा में फिट इन कर देता है तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहेंगे। यानी डॉग के बारे में जो उसने किताब से सीखा, उस वाली नॉलेज में, उस वाली स्कीमा में जो उसने पार्क में डॉग देखा और वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को जब उसने स्कीमा में डाला तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहेंगे। यानी एसिमिलेशन है प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर न्यू इंफॉर्मेशन को ढाल लेना, फिट इन कर लेना। और अकोमोडेशन है कि उस इंफॉर्मेशन को, जो हमने न्यू इंफॉर्मेशन है उसको हम ढालने जा रहे थे, फिट इन करने जा रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पा रही क्योंकि ये डिफरेंट स्कीमा बनेगा यहाँ पे, तो उसको हम कहेंगे अकोमोडेशन। और इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा इन दोनों का बैलेंस, एसिमिलेशन का भी और अकोमोडेशन का भी। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे कहते हैं सर हमने एक और वर्ड सुना है जिसका नाम है जिसका नाम है अनुकूलन, अडॉप्टेशन। तो देखो अडॉप्टेशन या अनुकूलन ये इसी के टाइप हैं। ठीक है। अडॉप्टेशन या अनुकूलन इसी के टाइप हैं, असिमिलेशन के और एकोमोडेशन। ठीक है। किसी चीज़ को आप किस तरह से ग्रहण करते हो उसको अडॉप्टेशन कहते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम फिर भी मैं बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस करना एसिमिलेशन को और एकोमोडेशन को। ठीक है। फिर आती हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए 4 तरह की डेवलपमेंट की स्टेज होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस। कौन कौन सी? फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेके सेकेंड ईयर तक रहती है एज में, यानी जन्म से लेके 2 सालों तक रहती है। दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल एज, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब एज 2 से एज 7 तक प्री ऑपरेशनल एज आती है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 की एज से 11 की एज तक रहती है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 ईयर्स से आगे तक 15 साल तक रहती है। ठीक है। तो इन सब स्टेजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज जन्म से लेके 2 साल तक रहती है बच्चे के अंदर। इस स्टेज में होता क्या है कि बच्चा इसमें ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यह सेंसरी ऑर्गन से सीखता है। आपको मैं बता दूं हिंदी में इसको ज्ञानेंद्री गामक अवस्था कहते हैं, या इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, या इंद्रजीत गामक अवस्था कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम है, लेकिन आप इंग्लिश में याद करें सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा 5 सेंसेस हैं उनसे किसी भी चीज़ को सीखता है शुरुआत में। देखो अभी उसका जन्म हुआ है, जन्म से लेके 2 साल तक की उम्र तक ये स्टेज आती है। तो उसमें कैसे सीखता है बच्चा? देख के, सुन के, टच करके, है ना, जीभ के द्वारा टेस्ट करके, है ना, और फील करके स्किन के द्वारा, है ना। तो इस तरह से सीखता है, आइज, नोज, सूंघ करके, ठीक है, टेस्ट करके, स्किन के द्वारा सीखता है। तो 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनसे सीखता है। ठीक है। फिर इसमें अगर बच्चा गिरता है, संभल संभल के चलना सीखता है, तो वो सब भी इसमें आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके अलावा बच्चा अंगूठा चूसता है, थंब सकिंग कह देते हैं, ये सब भी इसमें आता है। बच्चे के अंदर इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? वस्तु का स्थायित्व। यानी अगर आपने कोई की है, चाबी है, और आपने चाबी कार की दिखा रहे थे बच्चे को, शुरुआत में तो बच्चा से आपने कह दिया कार की चाबी देखो देखो, उसने पकड़ने की कोशिश करी, उसने पकड़ ली चाबी। फिर आप कहते हो कि चिड़िया ले गई और दुबका देते हो उस चाबी को। पहले तो वो सोचता है कि हाँ सच में ले गई, लेकिन कुछ टाइम बाद इसी स्टेज में आप देखते हो धीरे धीरे डेवलपिंग आ जाता है, वो उसके अंदर ये गुण भी आ जाता है। क्या गुण आ जाता है? जब आप कहते हो ना चिड़िया ले गई,
तब भी वो जिद करता है, नहीं नहीं नहीं। फिर आप उसको दिखाते हो, हाँ ये ले, ठीक है। या आप कहीं छुपा के चले जाते हो, वो ढूंढ लेता है आसपास गद्दे के ऊपर या तकिए के नीचे। तो इस तरह से चीज़ों को वो फील कर लेता है कि चीज़ें गई नहीं है, यहीं है। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। यानी उसका एग्जिस्टेंस है, थोड़ी बहुत प्रयास से वो ढूंढ लेगा उसको। फिर इसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल की उम्र से 7 साल की उम्र तक का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा प्रीटेंड प्ले करता है। सबसे पहले क्या करता है, प्रीटेंड प्ले। प्रीटेंड प्ले में वो सुपर हीरो की एक्टिंग करने लग जाता है, या कोई मूवी देख ली, स्पाइडरमैन देख ली, स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करता है। या फिर वो कुछ कार्टून कैरेक्टर देखता है तो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है कि मैं वैसा हूँ, वैसा प्रीटेंड करता है। तो प्रीटेंड प्ले ये होता है, उसे लगता है ये सब चीज़ें असलियत में है, तो इसे हम कहेंगे प्रीटेंड प्ले। इसके अलावा बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिक हो जाता है बच्चा, ठीक है। कैसे, बच्चे को हर एक चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होती है। उसको कैंडी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, सब चाहिए। आप कहने लगे कि भैया शेयरिंग करो, शेयरिंग सीखो, चॉकलेट आधी मुझे तो नहीं देगा, हंसते हुए अपना आप लेगा, छीनेगा, ठीक है। उसने आपके हाथ में घड़ी देख ली, उसे घड़ी चाहिए तो चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए तो चाहिए। उसे नहीं फ़र्क कि उससे नुकसान है फ़ायदा है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसे गोदी में चाहिए तो गोदी में, उसे घुमाने जाना है तो घुमाना है, ठीक है। तो ईगो सेंट्रिक, उससे आपने कहा तू ये मैं तो इसका चाचा हूँ, ठीक है। आपने किसी से कहा कि उसके साथ में एक और बच्चा है, मैं इसका चाचा हूँ, नहीं मेरे हो, ठीक है। ये सब बच्चे को के अंदर भावना होती है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है बच्चा। इसके अलावा एनिमिज्म का उसके अंदर आता है। क्या एनिमिज्म क्या होता है, कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता। मतलब बच्चा नीचे गिर गया तो चोट लगी हल्की सी, है ना, खरोच सी आ गई, वो रोने लग गया, तो मम्मी क्या करती है, अरे धरती ने मार दिया तेरे, धरती को मारूंगी मैं, ठीक है। दरवाजा लग गया तो मम्मी की जो होती हैं वो सिर पकड़ती हैं बच्चे का, साथ में दरवाजे को टैप करती हैं कि इसने मारा, इसकी पिटाई करती हूँ। बच्चा रोते रोते चुप हो जाता है। उसे ये नहीं पता धरती या दरवाजे पे असर नहीं पड़ रहा, उससे ज़्यादा असर उसकी माँ के हाथ पे पड़ रहा है, लेकिन उसे लगता है कि हाँ इनकी पिटाई हो रही है। यानी उसमें सजीव और निर्जीव का जो भेद है वो नहीं कर पाता, ठीक है, अभी इस स्टेज पे नहीं कर पाता। तो इसे कहेंगे एनिमिज्म, ओके। थोड़ा बहुत वो क्यूरियस होता है अबाउट लाइफ इसी स्टेज में, वो सीख देखता है लोग, अब मुझे गोदी ले लें, वो कहीं जाना चाहता है बाहर, देखता है नई नई चीज़ें हो रही हैं, कोई कार्टून चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, ये क्या हो रहा है, मोबाइल में क्या चल रहा है, वो क्यूरियस होता है चीज़ों को लेके। इसके साथ ही कुछ गुण होते हैं जो इस स्टेज पे उसके डेवलप नहीं होते। जैसे एक गुण है इरिवर्सिबिलिटी, यानी अपलटावी। जैसे 2 + 3 5 होते हैं, वो तो उसको समझ में, अगर समझा दिया आपने बच्चे को, 7 साल की उम्र का बच्चा है, 5 साल 6 साल 7 साल का बच्चा है, 2 + 5 7 हो गया, उससे कहो 5 + 2 कितना हो गया, ठीक है, तो वहाँ उसे दिक्कत हो जाएगी। या आपने कहा 7 - 2 कितना होगा, तो उसे दिक्कत हो जाएगी। वो पलटना, चीज़ों को अपलटावी का गुण जो है वो उसमें डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्रिटिसिज्म में आएगा वो, ठीक है। पर जो थ्योरी बनी है वो इसी तरह से बनी है। मेजरमेंट, मेजरमेंट में दिक्कत होती है बच्चों को, मनी मेजरमेंट में दिक्कत होती है इस उम्र में। क्या दिक्कत होती है, कि वो नोट देखता है, 2000 के नोटों की गड्डी है, और उसके सामने 500 के 500 के सिक्के पड़े हैं बहुत सारे, तो उस सिक्कों को चुने। आप उससे कहो क्या चुनोगे, 2000 की गड्डी या सिक्के बहुत सारे जो हैं, तो उसको सिक्के चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे हैं, उसको नोट से यानी आपने एक नोट रख दिया 2000 का, और उसके सामने 5 नोट रख दिए आपने 100 100 के, तो उसको 100 100 के 5 नोट 500 पकड़ने हैं, है ना। आपने एक नोट रखा हुआ है 2000 का, वो नहीं पकड़ना, क्यों, क्योंकि वो वाले ज़्यादा हैं, समझ रहे हो। तो मनी मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मुद्रा को मापने का जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे में डेवलप
नहीं हुआ रहता इस स्टेज। इसके साथ में कंजर्वेशन का गुण वो बच्चे में डेवलप नहीं होता इस स्टेज में। जैसे आपने क्या करा, एक कांच के गिलास में ऊंचे से गिलास में पानी भरा और उतना ही पानी एक कटोरी में भी भरा। आपने कहा बच्चा क्या लोगे, तो वो गिलास पकड़ेगा, उसे लग रहा है कि गिलास बड़ा है तो इसमें ज़्यादा आएगा। ठीक है। या आपने क्या करा कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली। ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, उसमें बोतल रख दी, कुछ उसमें से कोल्ड ड्रिंक निकाल के कटोरी में डाल दी, कटोरी में थोड़ी ज़्यादा निकाल दी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल में उसको ऐसा लग रहा है कि कटोरी में तो फैलाव है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि कम है इसमें। लेकिन जो बोतल है उसमें उसे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा है, क्योंकि वो लंबी लंबी ऊंची ऊंची है, उसे लग रहा है इसमें मात्रा ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो होती है उसको कहते हैं कंजर्वेशन। तो बच्चे को पता नहीं चलता है कि पानी बराबर है या नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा कम किस में है, इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। ठीक है। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन। इसके बाद आती है सीरिएशन। ये भी डेवलप नहीं हो पाता। सीरिएशन मतलब क्रमबद्धता। बच्चे के अंदर क्रमबद्धता का गुण नहीं आता। उससे कहने लगो कि आप क्रमबद्ध तरीके से इन चीज़ों को लगाओ, यानी एक छोटे से बड़े के ऊपर लगाओ, सीरियल बनाओ इनका। ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। तो बच्चा उसमें दिक्कत करता है, वो सीरियल नहीं बना पाता। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की जो एज होती है वो 7 से 11 साल होती है। इस स्टेज का मतलब, जैसे कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मूर्त चिंतन। ठीक है, मूर्त। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, मूर्ति जो सामने होता है। ठीक है। तो बच्चा जब कोई चीज़ सामने होती है, कोई वीडियो सामने होती है, कोई ऑब्जेक्ट सामने होती है, तो उसके देख के जो उससे ऑब्जर्वेशन लेके जो सोचता है, तो वो इसमें आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। यानी इसमें बच्चा थिंकिंग करता है लॉजिकली। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। इसमें बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में लॉजिकली थिंक करता है। यानी इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे पहले बच्चा लॉजिकल थिंकिंग रखता है। कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या कारण है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। बच्चा हर चीज़ का समझ लेता है कि कोई सिचुएशन है तो वो क्यों है, क्यों अराइज हुई, क्या कारण है। इसके साथ में जब बच्चा लॉजिकली थिंक करता है, तो इसके साथ में उसको रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। यानी जो एप्पल टावी था, जिसमें ऐसे था कि 5 + 2 = 7, तो हमने पूछा 7 में से 2 गया तो कितना बचा, तो बता देगा 5 बचेगा, क्योंकि वो लॉजिकली थिंक करने लग गया है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ गया है। ठीक है। इसी तरह से वो सिचुएशन को पलट पलट के उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट आ गया, रिवर्सिबिलिटी आ गई, साथ में एनिमिज्म आ जाता है उसके अंदर, यानी जीववाद, कि कौन सी चीज़ सजीव है, कौन सी चीज़ निर्जीव है। जो इससे पहले वाली स्टेज थी, उसमें हमने समझा था उदाहरण देते हुए कि बच्चा पहले गिर जाता था तो उसकी माँ समझाती थी धरती पे मार के कि तेरे चोट लगी, इसको मारूं। तो बच्चा अब समझ गया कि ये निर्जीव है, कोई लाभ नहीं होगा, या दरवाज़ा निर्जीव है, कोई लाभ नहीं होगा, दरवाजे पे मारा। तो सजीव निर्जीव में भेद करना सीख गया। मुद्रा का जो मापन है, मनी मेजरमेंट, वो सीख जाता है। कैसे? जो करेंसी है उसकी वैल्यू उसको समझ में आ जाती है, कि एक तरफ 2000 के नोट की गड्डी रखती है और एक तरफ बहुत सारे सिक्के रखे हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू 1000 है। ठीक है। पहले वो 1000 सिक्के उठाता था क्योंकि देखने में ज़्यादा लगते थे। ठीक है। अब वो मुद्रा को माप लेगा कि ये करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो हम उसको उठाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ उसको सीरिएशन आ जाता है, सीरिएशन आ जाता है, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब उसको चीज़ों को सीरियल में डालना आ जाता है, छोटा बड़ा, है ना, तो वो सीरियल वाइज भी उनको अरेंज करना सीख जाता है। डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन उसके अंदर आ जाता है। कि डिसेंट्रेशन क्या होता है कि एक पहले बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को फोकस करता था, डिसेंट्रेशन के अंदर बच्चा सब जगह फोकस करता है, एक ही जगह फोकस नहीं करता, सब जगह फोकस करता है। उसके सामने कोई सिचुएशन है तो सिचुएशन के हर एक एस्पेक्ट को फोकस करता है वो।
इसी तरीके से उसमें ट्रांजिटिविटी का गुण आ जाता है, ट्रांजिटिविटी का गुण आ जाता है उसमें। यानी ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी से बड़ा है और दूसरी सिचुएशन में सी बी से छोटा है, तो अब सवाल आएगा कि बताओ ए और सी का रिलेशन क्या है, ए बड़ा है या सी बड़ा है। तो अगर आप सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए बड़ा है सी से। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी किससे बड़ा है, सी से। तो इसी तरीके से ए सी से बड़ा हो जाता है। तो बच्चे में ये गुण आ जाता है, ये समझ लेता है, क्योंकि वो लॉजिकली थिंक करने लग गया है चीज़ों को, मूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लग गया, लॉजिकल तरीके से सोचने लग गया, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ गया उसमें। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं कंक्लूजन निकालने में। इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एज 12 से एज 15 तक के बच्चे कवर होते हैं। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन करते हैं बच्चे। अमूर्त चिंतन मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनकी आंखों के सामने नहीं है। इससे पहली स्टेज में जो कि थी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, उसमें बच्चा चीज़ों को सामने देख के सोचता था। कोई चीज़ सामने है, कोई वीडियो सामने है, कोई सिचुएशन सामने है। यहाँ पे कोई चीज़ सामने नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है जो कि उसके सामने नहीं है, कोई सिचुएशन के बारे में सोचा जा रहा है जो कि सामने नहीं है, और बच्चा तब थिंकिंग कर रहा है। उसको कहेंगे, आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा अमूर्त चिंतन, उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन। इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर एक तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, अमूर्त चिंतन। दूसरा आएगा डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव थिंकिंग। अब देखो, दो तरह की रीजनिंग या दो तरह की थिंकिंग है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले बच्चे को हम एग्जाम्पल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल, कई तरह के एग्जाम्पल देते हैं, तब उससे एक जनरल रूल बनता है, थ्योरी बनती है। ठीक है, हमने बच्चे को बताया कि ट्री, राम श्याम, मेरठ, दिल्ली। फिर उस ये एग्जाम्पल देने के बाद हमने उससे कहा ये नाउन होते हैं, कि इन प्लेसेस के नामों को, इन जो पर्सन है उनके नामों को, इन वस्तुओं के नामों को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ये हो गया, पहले एग्जाम्पल दिया फिर रूल बताया, ये तो हो गया इंडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव थिंकिंग क्या होगी कि पहले हमने रूल बताया, ये अपोजिट होगा इसका। डिडक्टिव थिंकिंग क्या होगा, पहले रूल बताया फिर एग्जाम्पल दी। जैसे मैथ्स में हो गया कि पहले फॉर्मूला बताया फिर एग्जाम्पल करा। ठीक है, तो इसको कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव थिंकिंग। और इंडक्टिव क्या है कि पहले एग्जाम्पल दिए फिर रूल बना। तो इस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग भी करता है। क्या करता है, डिडक्टिव थिंकिंग। इसके अंदर और क्या आता है, इसके अंदर बच्चे को पियाजे ने साइंटिफिक थिंकर बताया, लिटिल साइंटिस्ट बताया, कि बच्चा इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरीके से सोचता है, लॉजिकली और एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके की थिंकिंग करता है। और यहाँ पे बच्चा सिचुएशन को एज ए होल देखता है, पूर्ण रूप से देखता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो बच्चे को बोला गया लिटिल साइंटिस्ट। इसके अलावा बच्चा इसमें मोरल और सोशल इश्यूज को भी वैल्यू करता है। वो बच्चे को मोरलिटी समझ में आती है, मोरालिटी समझ में आती है, सोशल इश्यूज समझ में आते हैं। ये सब इस स्टेज में उसको समझ में आते हैं। इसके अलावा एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, बच्चा इसमें, यानी बच्चे के अंदर जैसे जैसे बड़ा होता है ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है। जब वो कहीं पार्टी में जाता है, तैयार होता है, तो उसको लगता है लोग ड्रेस अच्छे से करना है, लोग क्या सोचेंगे, देखेंगे, ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल। ठीक है, कौन से व्हीकल से जाना है, कैसे जाना है, वॉच कैसी पहननी है, वो सब चीज़ों को सोचता है कि कोई उसके बारे में क्या ओपिनियन रखेगा। तो अपने बारे में सोचता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है इसके अंदर, बच्चे के अंदर इस स्टेज में। ठीक है, फिर इसमें आइडेंटिटी डेवलप होती है कि वो क्या है, बच्चा क्या है, उसका परिवार क्या है, समाज में कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सब उसमें डेवलपमेंट आने लगता है।
ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सारे गुण इस स्टेज में होते हैं। इसके बाद आता है क्रिटिसिज्म्स। देखो क्रिटिसाइज किया है लोगों ने, कुछ लोगों ने जिन प्याजे को। उन्होंने कहा आपने थ्योरी अच्छी दी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम आपके सेटिस्फाई नहीं होते। पहला क्या है, कल्चरल डिफरेंस। कि देखो, ये हर कल्चर में अप्लाई नहीं होगी ये सब थ्योरी। किसी कल्चर में अलग होगी, किसी कल्चर में अलग होगी। मतलब कल्चर वाइज इसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। कोई शहर में पढ़ा है बच्चा, कोई गांव में पढ़ा है, तो उसकी डेवलपमेंट की स्टेज जो आपने बताई है पीछे, वहाँ पे वेरी कर जाएगी एज वाइज। फिर क्रिटिसिज्म ये आता है कि भाई धर्म के हिसाब से भी कल्चरल डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। तो 100% आपकी जो थ्योरी है हर जगह से एक्यूरेट नहीं बैठेगी। इसके अलावा स्टेजेस इनएक्यूरेसी के बारे में बात आती है कि जो आपने स्टेजेस बताई हैं वो एज के साथ में जो आपने मैच बताया है, जरूरी नहीं इस स्टेज में ये और इसी एज ग्रुप में बच्चा यही करे। कल्चर का भी डिफरेंस रहेगा, कैसी परवरिश रही उसका भी डिफरेंस रहेगा, साथ में उस चीज़ का भी डिफरेंस रहेगा कि कोई बच्चा एक्टिव होगा, कोई इतना कम एक्टिव होगा, कम ज़्यादा ही एक्टिव होगा कोई बच्चा। ठीक है, तो उसका भी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं कुछ बच्चों में, उसको आपने जो है ना अंडर एस्टिमेट कर लिया। कुछ बच्चा हाईली कैपेबल होता है, कुछ नहीं कर पाता। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्रिटिसिज्म का पार्ट है कि कल्चरल डिफरेंसेस, स्टेजेस में इनएक्यूरेसी है, और कैपेबिलिटीज़ जो है अंडर एस्टिमेट की गई हैं, लैक ऑफ साइंटिफिक कंट्रोल है। तो ये सब बताया गया है अलग अलग क्रिटिक्स ने जिन प्याजे की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है अलग अलग तरीके से। चलिए तो यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिन प्याजे की थ्योरी इतनी महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है